नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मन की बात में बोले पीएम मोदी, अगस्त का महीना क्रांति का महीना। तो वहीं तमिलनाडु में राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती समारोह में हुए शामिल। चोलापुरम मंदिर में पूजा अर्चना कर बोले, जब मैं ओम नमः शिवाय सुनता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोकसभा में कल से ऑपरेशन सिंदूर पर होगी चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे चर्चा की शुरुआत। पीएम मोदी भी ले सकते हैं हिस्सा। तो कांग्रेस ने कहा, देर आए दुरुस्त आए। महाराष्ट्र की सियासत में हलचल काफी तेज। उद्धव ठाकरे के जन्मदिन पर सालों बाद मातोश्री पहुंचे राज ठाकरे। गुलाब और मुस्कुराहट ने बढ़ाई जबरदस्त हलचल। सुप्रीम कोर्ट में कल 2 अहम सुनवाई। महाभियोग के खिलाफ जस्टिस वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। तो वहीं एसआईआर पर भी होगी बहस। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर पी चिदंबरम का तीखा सवाल। कहा, धनखड़ ने क्या पोल खोल दी कि सरकार ने नहीं दी विदाई। आरएसएस की चुप्पी पर भी उठाए सवाल। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी से जुड़ी। पीएम मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में 124वें एपिसोड के जरिए देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने स्पेस, अगस्त क्रांति, महाराष्ट्र के 12 किलो को यूनेस्को की धरोहर घोषित करने, शुभांशु शुक्ला की सफल वापसी और स्पेस साइंटिस्ट को लेकर कई बड़ी बड़ी बातें कही। पीएम मोदी ने कहा कि अगस्त का महीना क्रांति का महीना होता है। भारत को आजादी मिलाने के अलावा हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की ओर से भी अगस्त में भारत छोड़ो समेत कई आंदोलन भी शुरू हुए। तो वहीं पीएम मोदी मालदीव का दौरा खत्म कर कल सीधा तमिलनाडु पहुंचकर आज 4,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। तमिलनाडु के गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर में आदि तिरुवथिरई महोत्सव के साथ महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती समारोह में शामिल हुए। उन्होंने गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर में पूजा अर्चना भी की। यहां पर पीएम मोदी ने कहा कि मैं तो काशी का सांसद हूं और जब मैं ओम नमः शिवाय सुनता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तमिलनाडु का दौरा कितना इंपॉर्टेंट है, साथ ही जो पीएम मोदी ने कहा कि अगस्त का महीना क्रांति का है, क्या इशारा कर रहे हैं? देखिए, ये इशारा अपने आप में बहुत बड़ा है। ये धनखड़ साहब की विदाई नहीं हुई होती, उससे पहले ये स्टोरी चल रही थी। हम लोगों ने भी बताया थी, प्रधानमंत्री मोदी ने 12 अगस्त से 18 अगस्त के बीच कोई बहुत ऐतिहासिक, बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। और ज्यादातर फैसला तो 5 अगस्त को ही लिया गया है। तो अगस्त का महीना, वो जब कहते हैं कि भाई ये क्रांतिकारी महीना है और बड़े बड़े बदलाव का महीना है, और फिर उन्होंने इस बात को एम्फसाइज कर दिया, इसका मतलब ये है कि कोई बहुत बड़ा फैसला प्रधानमंत्री मोदी लेने जा रहे हैं। और शायद इसलिए वजह से ही जो मॉनसून सत्र है उसका डेट जो है आगे बढ़ाया गया। अब कितना सफल विदेश यात्रा करने के बाद वो आज चोला डायनेस्टी के गढ़ में गए। कितने लोग जानते हैं चोला के बारे में? एनसीईआरटी की किताबों में तो बस 2 लाइन में खत्म कर दिया। चोला डायनेस्टी की महानता के सामने ये मुगल साम्राज्य पिद्दी भी नहीं है, लिलीपुट भी नहीं है, उनके पैर की धूलि के बराबर नहीं है ये मुगल। लेकिन वामपंथी और कांग्रेसी इतिहासकारों ने चोला डायनेस्टी को भुला दिया। हमें क्या सिखाया गया? भाई, हम लोगों ने कभी देश के बाहर जाकर के कभी कोई साम्राज्य नहीं बनाया। ये चोला डायनेस्टी वही है जो आज जो कहानी आप सुन रहे हैं कि कंबोडिया थाईलैंड के बीच में एक प्रिय विहार, एक विष्णु मंदिर की वजह से वहां युद्ध चल रहा है। चाहे लाओस हो, चाहे कंबोडिया हो, चाहे वो वियतनाम हो, साउथ ईस्ट एशिया के तमाम मुल्क के ऊपर इस चोला डायनेस्टी का साम्राज्य था। उन्हीं का सिक्का चलता था।
और हमें बताया नहीं गया। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ओम नमः शिवाय, हिंदुत्व भी है, 4800 करोड़ का प्रोजेक्ट भी है, मतलब विकास भी है। यही प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति का स्टाइल है, डेवलपमेंट विथ हिंदुत्व। ये डबल डोज तमिलनाडु में इसलिए भी जरूरी है कि वहाँ आजकल जो शासन है वहाँ हिंदू विरोधी सरकार की है, जो हिंदुत्व को, हिंदू धर्म को वो कीड़ा मकोड़ा, डेंगू, पता नहीं कौन कौन सा वायरस समझते हैं। तो ये कहानी है जी। अब बात अगली खबर की। संसद के मॉनसून सत्र में सोमवार को यानी कि कल लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे लंबी चर्चा की शुरुआत होगी। इस चर्चा की अगुवाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोपहर 12 बजे करेंगे। इसके बाद मंगलवार से राज्यसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर 16 घंटे की बहस होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी चर्चा में शामिल होने की संभावना है। इस चर्चा में सेना के ऑपरेशनल डिटेल्स को छोड़कर खुलकर चर्चा की जाएगी। विपक्ष ने पहलगाम के हमलावरों के पकड़े ना जाने और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऑपरेशन सिंदूर रुकवाने के दावे पर सवाल उठाए हैं। अब देखना होगा कल विपक्ष क्या करेगा। चर्चा से पहले आज कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि ये चर्चा बहुत समय से लंबित थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। सर, कल से चर्चा की शुरुआत होने जा रही है, विपक्ष से क्या उम्मीद जताई जाए? देखिए, जैसे सरकार की तरफ से ये बताया गया कि चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री करेंगे, अमित शाह भी बोलेंगे, विदेश मंत्री भी बोलेंगे। जो भी सवाल विपक्ष की तरफ से उठाया जाएगा वो जवाब सरकार देगी। तो ये तो फर्ज बनता है विपक्ष की तरफ से भी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी, या फिर ऐसे ही आपने बना दिया है लीडर ऑफ अपोजिशन, उनके तरफ से भी वक्तव्य आना चाहिए कि राहुल गांधी कब सवाल पूछेंगे। सवाल पूछना है राहुल गांधी को, एलओपी को, लोकसभा के अंदर। और एक दिन पहले ही क्वेश्चन पेपर जो लीक कर देते हैं जयराम रमेश, उन्होंने 8 सवाल पूछ दिए, बेतुके सवाल। अगर ये सवाल है, अगर ये तैयारी है इनकी, तो आप ये समझिए कि कल कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की बखिया उधेड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि इन सवालों के जवाब तो ऑलरेडी सेना की तरफ से दे दिया गया है, और आपकी मानसिकता इन सवालों से पूरी तरीके से एक्सपोज हो रही है। तो ये तो राहुल गांधी के ऊपर नजर रहेगी देशवासियों की कि आप बहुत दिनों से मांग कर रहे थे कि जल्दी से इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए। और जब डिबेट होता है तो आप कौन सा गुब्बारा फुलाते हैं, या गुब्बारा आपसे फूल पाता भी है या नहीं पाता है, या आपके सांस में इतनी ताकत नहीं बचती है कि आप सरकार को घेर सके। तो कल का दिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, और राहुल गांधी के लिए ये एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा भी होगी। जी। अब बात महाराष्ट्र की राजनीति में मची हलचल की। महाराष्ट्र की राजनीति में एक सियासी तूफान मचाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना युवती प्रमुख उद्धव ठाकरे रविवार को अपना 65वां जन्मदिन मना रहे थे। तभी अचानक एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे मातोश्री पहुंचकर अपने भाई उद्धव ठाकरे को जन्मदिन की बधाइयां दी। दोनों नेताओं के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई है। ये मुलाकात ठाकरे परिवार के बीच रिश्तों में आई नरमी की ओर इशारा करती है, और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरण भी बना सकते हैं। बड़ी बात यह रही कि राज ठाकरे 6 साल के बाद मातोश्री पहुंचे हैं। सर, मौका भले ही जन्मदिन का हो, लेकिन यह मुलाकात आम तो नहीं लग रही। देखिए, मेरे हिसाब से अगर राजनीतिक बातचीत अगर हुई होती या कोई इस तरह की बातें होती तो वो सामने आ जाता, क्योंकि आपने एक बार स्टेज पे जाकर के मुलाकात की, आपने ये कह दिया कि दोनों भाइयों के बीच जो गिले शिकवे जो थे वो खत्म हो गए। लेकिन जहां ही बात आई कि क्या बीएमसी में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मिलकर चुनाव लड़ेंगे, दोनों ही पार्टी अलग अलग हो गई। दोनों तरफ से विरोधाभासी बयान जो है आने शुरू हो गए। कांग्रेस पार्टी का एक अलग नजरिया आ गया कि भाई राज ठाकरे अगर आप अपने साथ लेकर क्या, तो हम आपके साथ नहीं है, आप इंडिया का आप हिस्सेदार नहीं रहेंगे। और आज जन्मदिन है, इस बहाने ही सही वो दरअसल पिछली मुलाकात को जस्टिफाई करने के लिए अगर वो नहीं गए होते, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर राज ठाकरे जन्मदिन की बधाई देने मातोश्री नहीं गए होते, आज अखबार में ये खबर छप रही होती कि भाई राज ठाकरे आए नहीं, इसका मतलब रिश्ता वापस उसी ट्रैक पे है जो पहले हुआ करता था।
कोई पॉलिटिकल अनाउंसमेंट होने की संभावना बिल्कुल कम लग रही है, क्योंकि अगर ये दोनों भाई मिलते हैं तो इन दोनों ही भाइयों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। जहां अभी चुनाव दो ग्रुप्स के बीच में होने वाला था कि इंडी जो महाविकास आघाड़ी जिसको कहते हैं वर्सेस बीजेपी, और इन लोगों का जो कॉम्बिनेशन है महायुति का, ये इन दोनों के बीच होता। और अगर आप दोनों भाई मिल जाते हो तो ये बीएमसी का चुनाव ट्रायंगुलर हो जाएगा, क्योंकि फिर उद्धव ठाकरे को ना एनसीपी छूने वाली है ना कांग्रेस पार्टी छूने वाली है। तो ये अगर ट्रायंगुलर फाइट हो जाएगा तो इसमें तो फिर भारतीय जनता पार्टी और शिंदे साहब इनके लिए तो बहुत ही केक वॉक हो जाएगा। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कोई पॉलिटिकल मीनिंग इससे निकालना चाहिए। वो दरअसल ये बार बार सिग्नल देना चाह रहे हैं कि ठाकरे ब्रदर्स के बीच जो पुराने गिले शिकवे थे वो खत्म हो गए हैं, और इसी को बताने के लिए वो वहां आज पहुंचे थे। जी, तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में हुई मुलाकात ने हलचल जरूर मचाई है और उम्मीद है कि जल्द ही महाराष्ट्र की राजनीति की तस्वीर भी साफ हो जाएगी। इसी के साथ कल सुप्रीम कोर्ट में 2 अहम सुनवाई होनी है। जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड मामले में 3 जजों की समिति ने रिपोर्ट पेश की है। अब उसी रिपोर्ट को खारिज करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर कल सुनवाई होनी है। साथ ही बिहार में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुनवाई से पहले एडीआर ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया और उसके निर्णयों पर गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई है। एडीआर का कहना है कि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए जो 11 दस्तावेजों की सूची दी है उनमें भी नकली या गलत तरीके से प्राप्त किए गए प्रमाण पत्रों का खतरा उतना ही मौजूद है जितना आधार या राशन कार्ड में हो सकता है। कल दोनों जगह 2 अलग अलग मामलों में सुनवाई है, कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो जस्टिस वर्मा की जो बात है, यहाँ जो सुनवाई हो रही है, इट हैज़ नो लीगल बेयरिंग ऑन वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन पार्लियामेंट। मतलब जो पार्लियामेंट के अंदर जो इम्पीचमेंट चल रहा है उसका सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले का कोई असर नहीं हो रहा। यहाँ क्या मांग की जा रही है कि भाई कम से कम एफआईआर तो करा लो। एफआईआर क्यों नहीं हुआ है? अब इसके ऊपर वो सुनवाई होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भाई एफआईआर दर्ज होना चाहिए तो एफआईआर दर्ज होते तो फिर गिरफ्तारी भी हो जाएगी। ये मामला समझ लीजिए। नंबर 2, एसआईआर के ऊपर ये एडीआर वाले, ये बेसिकली एक एनजीओ है जिसको फोर्ड फाउंडेशन से अलग अलग उस तरह के एंटी इंडिया जो फंड जो आता है उससे बड़ा फायदा पहुंचा है। अमित शाह ने इनका एफसीआरए का सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया 2024 में, तब से ये पगलाए हुए हैं। आप क्या सवाल कर रहे हो? और मुझे लगता है कि ये जो हलफनामा एडीआर की तरफ से दिया गया है उसको संज्ञान में लेना चाहिए। मोदी सरकार को इंटरवीन करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के दौरान। ये कहना चाहिए कि बिल्कुल सही बात है, ये सारे सर्टिफिकेट जो है फर्जी है। कुल 14,000 रुपये में सारे सर्टिफिकेट बन जाते हैं देश में। अगर आपके पास 14,000 है तो 2,000 में आधार बन जाएगा, उससे फिर ये बन जाएगा, उससे वो बन जाएगा, सारी चीज़ें आप बना सकते हो। तो क्यों ना ऐसा किया जाए? सरकार को बोलना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट कि भाई साहब ये लोग चिंता करते हैं, बिल्कुल इनकी चिंता जायज़ है। एक काम करते हैं कि एनआरसी लागू करते हैं, क्योंकि वही तरीका है कि हिंदुस्तान में सिटीजन कौन है कौन सिटीजन नहीं है तय करने का प्रक्रिया वही एनआरसी ही है। और आप एक बार एनआरसी कर दीजिए। और दूसरी बार ये जो आधार क्यों नहीं जोड़ा गया, आधार क्यों नहीं जोड़ा गया, और वोटिंग जो है वोटर आईडी जो है आप आधार से लिंक करवा दीजिए। देखिए ये सब मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। दीज आर डिसरप्टिव एलिमेंट्स। दुनिया में ऐसा केस हमने नहीं देखा कि जहां लोग जा रहे हैं किस चीज के लिए कि मरे हुए लोगों का नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जाए, बांग्लादेशियों का नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जाए, जिनका नाम डबल है, घोस्ट वोटर्स हैं, जिनका कोई अता पता ठिकाना नहीं है फिर भी वोटर लिस्ट में उनका नाम है, उनके नाम को नहीं हटाना चाहिए। ये जूते को सिर पे और टोपी को पैर में पहनना चाहते हैं और इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट से इनको बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर बीजेपी और आरएसएस पर तंज कसा है। साथ ही उन्होंने एक लेख में जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को
क्या रहस्य इसके पीछे वो भी बताया। चिदम्बरम ने लिखा है कि किसी भी पार्टी ने, खास करके बीजेपी और उनके सांसदों ने उनसे इस्तीफा वापस लेने की गुजारिश नहीं की। मोदी सरकार ने बिना किसी शोर शराबे और धूमधाम से उपराष्ट्रपति की विदाई कर दी। चिदम्बरम ने यह सवाल किया है कि आखिर जगदीप धनखड़ ने क्या पोल खोल दी कि सरकार फेयरवेल तक नहीं दे पाई। बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं पीछे। भाई चिदम्बरम साहब को तो बीजेपी से सवाल करने के बजाय उनको राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछना चाहिए कि भैया आप जयराम रमेश को क्यों हटा रहे हो। जयराम रमेश ये बारंबार धनखड़ से क्यों मिल रहे थे, तनखा साहब क्यों मिल रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे धनखड़ साहब से क्यों मिल रहे थे, केजरीवाल मिलने क्यों गया था। आपको खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा। आप वीकली एक आर्टिकल लिखते हो इंडियन एक्सप्रेस में, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लिख डालो। दिक्कत क्या है कि कांग्रेस पार्टी में तो कभी कोई डिसिप्लिन रहा नहीं। जब चिदम्बरम साहब गृह मंत्री हुआ करते थे, फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, तो वो अपने आप को प्रधानमंत्री से ज्यादा पावरफुल समझते थे, क्योंकि सोनिया गांधी के बहुत ही नजदीक थे। कभी भी मनमोहन सिंह को वो प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने इज्जत नहीं दी। इनको लगता है कि हर सरकार ऐसी चलती है। यहां प्रधानमंत्री मोदी हैं। आइदर आप लाइन में चलिए, डिसिप्लिन में रहिए, डिसिप्लिन से बाहर जाएंगे तो आपकी विदाई तय है। और इसीलिए चिदम्बरम साहब जो सवाल पूछ रहे हैं इनका कोई मतलब नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।